11वां प्रश्न है कि इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या कितनी होती है, हमको ये बताना है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या कितनी होती है। देखो कार्ट्रिज क्या होता है, जो फिल करके, मतलब एक ऐसा फिलर होता है, कह सकते हैं आप, सिंपल सी बात। फिलर जो होते हैं जिसमें अलग अलग कलर के रंग होते हैं उसको हम कार्ट्रिज कहते हैं। इसको उसमें भरा जाता है, इसके बाद वो कलर प्रिंट हमको दे पाता है। तो इसमें कितने कलर का, मतलब जो मेन जो मुख्य रंग होते हैं मूल रूप से, वो कितने होते हैं, 2 3 4 5 कितने होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 मूल रंग होते हैं इंकजेट प्रिंटर के। याद रखिएगा कितने, 4 मूल रंग होते हैं। कौन कौन सा, वो चारों का नाम भी याद रखिएगा। एक हो गया, एक को कहते हैं सियान। सियान अगर आपको नहीं मिले तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि नीला रंग। ठीक है, नीले रंग का ही एक प्रकार है जिसको हम सियान कहते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है वो है मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा, मैजेंटा एक प्रकार का लाल रंग होता है। तीसरा जो हो गया वो है पीला रंग। ठीक है, और चौथा काला। ये 4 रंग जो हैं इंकजेट में मूल रंग की तरह, मेन प्राइमरी कलर की तरह कार्य करते हैं, बोल सकते हैं। सियान या नीला, मैजेंटा या लाल, पीला और काला, ये चारों जो हैं उसके कार्ट्रिजों की संख्या में अलग अलग रंग भरे होते हैं ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए ये सब जो है एक्चुअली क्या है, अब यहाँ पे हम थोड़ा मेमोरी में आ रहे हैं। ठीक है ना, मेमोरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो मेमोरी में जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है, मतलब स्टोर, या फिर आप बोल सकते हैं कि कितने कितने साइज होते हैं, बिट क्या होता है, निब्बल क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हमको इसको छोटे से बड़ा की ओर हमको बढ़ते जाना है। ठीक है, कि कौन सा छोटा है इसमें, कौन सा बड़ा है। ठीक है, कैरेक्टर का साइज है, बोल सकते हैं, मेमोरी है। ठीक है, तो बताना है कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, उसको हमको बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में कौन सा अरेंज किया हुआ है हमको वो बताना है। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्या एक बीट, एक निब्बल, एक बाइट, या फिर कौन सा इसमें सही हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए अगर आप बन गया होगा तो मैं अब बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर है। एक बीट, उससे बड़ा होता है एक निब्बल, फिर उससे बड़ा एक बाइट और फिर एक टीबी। देखिए मैं इसको बताता हूँ। क्या होता है कि जो एक बिट होता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना है इसको। जो कंप्यूटर होता है वो 2 डिजिट को ही समझता है, 0 या फिर 1। ठीक है, तो ये 0 और 1 जो है एक बिट कहलाता है। एक्चुअली जो बिट जो है ना वो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, क्या होता है, बाइनरी डिजिट। तो यहाँ का बी और यहाँ का टी, मतलब बी आई और ये टी मिला के बिट बनता है। ठीक है, तो बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। और कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज, मतलब अगर देखा जाए तो 0 और 1 को ही बस वो समझता है। ठीक है, जो कि एक बाइनरी हो गया 1 और 2, और ये डिजिट है इसलिए इसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो 1 बिट में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। ठीक है, एक निब्बल, ठीक है, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। अगर मैं बोल दूं कि 0 0 1 0, देखो 4 बिट का एक कलेक्शन हो गया, तो ये क्या हुआ, एक एक निब्बल हो गया है। ठीक है ना, अब एक निब्बल के बाद आता है एक बाइट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट देखने को मिलता है। 8 बिट कह लो या फिर 2 निब्बल कह लो, आपसे पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट या फिर 2 निब्बल। बाइट के ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा किलो बाइट, केबी, केबी मतलब किलो बाइट। एक किलो बाइट में 1024 बिट होता है। ठीक है ना, सॉरी 1024 बाइट होता है। एक किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। ठीक है, इसके बाद एक एमबी आता है। एक एमबी में हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा जो केबी था वो 1024 केबी जो होगा उसको हम एक एमबी कहते हैं। एमबी के बाद आएगा उससे बड़ा जीबी। एक जीबी में हो जाएगा 1024 एमबी हो जाएगा। ठीक है, ये जीबी हो गया। जीबी मतलब गीगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, केबी मतलब किलोबाइट। अब एक जीबी के बाद जाओगे तो एक मिलेगा एक टीबी, टेराबाइट। ठीक है, एक टीबी में 1024 जीबी हो जाता है। ठीक है, 1024 जीबी, 1024 गीगाबाइट को हम एक टेराबाइट कहते हैं। ठीक है, टेराबाइट के बाद आता है एक पीबी आता है, एक पीबी। इस सीक्वेंस में आप लिखते चलेंगे। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट, और 1024 टीबी का हो जाता है एक पीबी होता है। 1024 जीबी को हम बोलते हैं एक बीबी या फिर एक पेटाबाइट कहलाता है। पेटाबाइट के बाद अगर और भी जानना चाहें तो एक होता है ईबी, एक्साबाइट। एक ईबी, इसको हम कहते हैं एक्साबाइट। एक एक्साबाइट में हो जाएगा 1024
1024 PB। ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है एक बार। बिट, निब्बल, बाइट, KB, MB, GB के बाद आ जाएगा हमारा TB के बाद PB के बाद EB मतलब एक्साबाइट। तो ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है। फिर अगर याद रहेगा तो आप इसको अरेंज कर पाएंगे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में। ठीक है, ये था 12वां प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि 1 TB किसके बराबर होता है, हमको ये बताना है। 1 TB जो है किसके बराबर है, 10 की पावर 3 GB, 10 की पावर 6 MB या फिर 10 की पावर 9 KB या उपरोक्त में से सही। इसका कौन सा जो है सही है हमको वो बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। कैसे सही है बताता हूँ अभी। देखिए जैसे मैं अभी ऊपर क्या बता चुका आपको कि 1 MB, क्योंकि यहाँ पे MB, GB और KB की को बोला इसलिए मैं वहीं से करता हूँ। जैसे 1 MB में हमने देखा क्या कि 1024 KB था। ठीक है, 1 MB में 1024 KB। 1024 का मतलब सीधे समझ लिया, अगर ये 1000 के आसपास है तो हम इसको समझ लेते हैं 10 की पावर 3 KB। ठीक है, 10 की पावर 3, 1000 जो होता है क्या होता है 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 MB जो है लगभग 10 की पावर 3 KB मतलब 1000 KB के बराबर होता है। ठीक है, पहला चीज़। अब देखिए फिर हमने देखा कि 1 GB जो होता है वो कितना होता है 1024 MB। 1024 MB या फिर इसको सीधी सी अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो 1000 MB करेंगे। ठीक है, 1000 MB। अब 1000 MB का मतलब क्या कि 10 की पावर 3 MB हो गया। ठीक है, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 यहाँ पे है और 1 MB में देखिए कितना KB हो गया 10 की पावर 3 KB हो गया। तो इस MB की जगह हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 KB। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 3 6, 10 की पावर 6 KB आ गया। मतलब 1 GB के अंदर 10 की पावर 6 KB आ गया। ठीक है, लेकिन हमको 1 TB पूछा है। अब हमको पता है कि 1 TB जो है बराबर होता है कितना 1024 GB को ही हम 1 TB कहते हैं। या 1024 का सिंपल मतलब क्या हो गया कि 10 की पावर 3 GB। ठीक है, और देखिए 10 की पावर 3 GB का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 6 KB। तो इस GB की जगह लिख दूंगा मैं गुणा में 10 की पावर 6 KB। मतलब अगर इसको देखेंगे तो 3 और 6 9, 10 की पावर 9 KB हो गया। मतलब 1 TB के अंदर 10 की पावर 9 KB हो गया। तो देखिए 10 की पावर 9 KB ये हो गया। 1 TB के अंदर कितना MB भी बताना है। ठीक है, कितना MB 1 TB के अंदर देखिएगा। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे निकाला है कि हमने, हाँ ठीक है, 1 TB में हमने कितना देखा कि 10 की पावर 3 GB। और 1 GB में कितना MB भाई, 1 GB में कितना MB 10 की पावर 3 MB। तो इस GB को मैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 MB लिख दिया। तो देखेंगे तो 3 और 3 6, मतलब 10 की पावर 6 MB हो जाएगा 1 TB के अंदर। मतलब ये वाला भी सही है। और 1 TB के अंदर 10 की पावर 3 GB तो होगा ही, तो ये भी सही हो गया। मतलब हमारा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करने को भी एग्जाम में कई बार से दे सकता है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस दिया गया है। ठीक है, मेमोरी का स्टोरेज डिवाइस दिया गया है। हमको यहाँ पे बताना है कि बढ़ती क्रम में छोटे से बड़ा उसकी स्टोरेज क्षमता या फिर भंडारण क्षमता का क्रम कौन सा हमको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको जब तक इन सब का क्या बोलते हैं स्पेस मतलब इसका कैपेसिटी नहीं पता होगा कि कितनी इनकी भंडारण क्षमता होती है, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं देखिए बताता हूँ। तो सबसे पहले जो CD यहाँ पे क्या क्या दिया है, CD दिया। तो CD का जो भंडारण क्षमता, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है ना, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में। CD की जो भंडारण क्षमता होता है, स्टोरेज डाटा स्टोरेज क्षमता जो होता है वो 700 MB होता है। ठीक है, CD का कितना 700 MB लगभग होता है। CD के बाद हमारे पास DVD। ठीक है, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क होता है। ठीक है, DVD का जो स्टोरेज क्षमता होता है वो 4.7 GB होता है। ठीक है, गीगाबाइट। उसके बाद हमारे पास ब्लू रे। ठीक है, ब्लू रे की जो क्वालिटी होती है या फिर जो इसका स्टोरेज होता है वो 25 से 30 GB तक का डाटा को स्टोर कर सकता है। और एक होता है HVD। ठीक है, HVD का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्जेटाइल डिस्क। ठीक है, याद रखिएगा, होलोग्राफिक वर्जेटाइल डिस्क। यहाँ पे लिखता हूँ होलोग्राफिक
ग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। HVD इसकी जो क्षमता होती है वो 6 TB होता है, ठीक है, 6 TB, मतलब अभी इनमें सबसे ज़्यादा। अब इन सबको अगर अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा क्या कि CD सबसे कम है 700 MB, तो CD ये वाला तो गलत हो जाएगा, CD यहाँ पे, CD के बाद DVD, तो ये वाला हो गया, DVD के बाद ब्लू रे, इसके बाद HVD सबसे बड़ा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, CD, DVD, ब्लू रे और HVD। अच्छा, कुछ और का भी याद रखिएगा, जैसे फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती है वो 1.44 MB, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, उसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो 1.44 MB, ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, इसकी जो क्षमता होती है वो याद रखिएगा 80 GB, ठीक है, 80 GB के आसपास होता है। तो अब इन सब के जानने के पश्चात आप जो है उनको बढ़ते और घटते क्रम में आप आसानी से अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, ठीक है। 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न है, सॉरी 15वां, 14वां तो हो गया, 15वां प्रश्न है कि CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या फिर रिपिंग, क्या कहते हैं CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग, ठीक है। तो CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बर्निंग। अच्छा, जिपिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जिप फाइल, ठीक है ना, जिप फाइल होता है। देखिए जिप फाइल क्या होता है कि जब बहुत सारे, मतलब एक से अधिक फाइल को एक ही फाइल के अंदर बंद करके रखना है, ठीक है, या सीमित करके, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको उसका मतलब उसकी साइज़ को कम करके रखना है, ठीक है, कंप्रेस करके रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जिपिंग का यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि एक से अधिक फाइल को, जैसे ये मान लो 2-3 तरह का फाइल है हमारे पास, 5-7 ठो गाना है, ठीक है, या फिर फोटोज़ है, वीडियोज़ है, इन सब की क्षमता अधिक है। अब हम इसको क्या करते हैं? कंप्रेस करके एक ही फाइल के अंदर जिप फाइल बना के रख देते हैं, ठीक है, जिप फाइल बना के रख देते हैं, जिससे क्या होता है? इनकी साइज़ भी कम हो जाती है और एक से दूसरे जगह भेजना जब होगा तब भी आसानी से भेजा जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस होने के बाद दूसरी जगह बहुत कम समय में, बहुत जल्दी ही, फास्टली क्या होता है? भेजा जाएगा, ठीक है। तो एक से अधिक फाइल को एक सिंगल फाइल के अंदर कंप्रेस करके रखना क्या होता है? जिप फाइल कहलाता है। जो जिप फाइल होते हैं ना, उसका फाइल एक्सटेंशन .zip होता है, याद रखिएगा। तीसरा है डिजिटाइजिंग। क्या होता है? देखिए डिजिटाइजिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई भी डाटा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी डाटा जैसे ही वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जाता है तो वो क्या हो जाता है? डिजिटाइज हो जाता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 0-1 के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डिजिटाइजिंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कंप्यूटर में कोई डाटा को हम डालते हैं तो डिजिटल फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही हम डिजिटाइजिंग कहते हैं। और रिपिंग क्या होता है फाइनली? तो रिपिंग देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD या फिर DVD, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, CD या फिर DVD से ऑडियो या फिर वीडियो कंटेंट को हार्ड डिस्क में कॉपी करना। जैसे CD और DVD में कोई कंटेंट है, अब यहाँ पे मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, तो इसको इसमें जब भी मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रोसेस को हम रिपिंग कहेंगे, ठीक है। CD DVD से HD मतलब हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को हम रिपिंग कहते हैं। तो ये था प्रश्न 15वां प्रश्न। चलिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि किस डिवाइस में डाटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ना ही उसको हटा सकते हैं, हमको ये बताना है, ठीक है। मतलब ऐसा फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क, CD रोम या फिर टेप ड्राइव, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एक बार डाटा स्टोर हो गया तो हम उसमें कोई चेंज ही नहीं ला सकते और ना ही उसको हम डिलीट कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क होगा क्या, हार्ड डिस्क होगा, या फिर CD रोम होगा, या फिर टेप ड्राइव होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CD रोम। CD रोम, रोम का फुल फॉर्म पता है? रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसका पूरा नाम हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, सी ना, रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें जैसे ही कोई डाटा स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद उसमें हम कोई भी परिवर्तन ही नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही उसको हम डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। ये जो CD रोम होता है ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, ठीक है। क्या होता है? एक स्थायी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ठीक है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक
मेमोरी होता है एक तरह का, जिसमें संग्रहित डाटा और सूचना स्वयं कभी भी नष्ट ही नहीं हो सकता और ना ही उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे जब भी सी डी रोम के अंदर डाटा को भरा जाता है तो उसी समय क्या होता है, एक बार बस डाटा, जैसे सी डी रोम जब बनता है, निर्माण होता है, तो निर्माण के समय ही जो कुछ भी इनमें इन्फॉर्मेशन डालना होता है, डाटा डालना होता है, उसको डाल देते हैं। इसके बाद हम उसको कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, डाटा को इसमें पढ़ने के लिए, जैसे हमारे पास सीडी आ गया, सीडी के अंदर क्या हो, जब उसका मैन्युफैक्चर हो गया उसी समय, जैसे कि मूवी वगैरह होता है, गाना वगैरह जो होता है उस सीडी के अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो सीडी के अंदर जब भरा गया तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही उसमें जो है भर दिया जाता है। ठीक है, भरने के बाद हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, ना ही उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और इसको रीड करने के लिए जो हमारा सीडी रीडर जो होता है उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड लेज़र बीम होते हैं जो उसको रीड कर पाता है। ठीक है, इसका जो स्टोरेज होता है मैंने बताया था सी डी रोम का कितना, 700 MB के आसपास होता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 16, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है कि देखते हैं बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। एक ही बार उसमें हम राइट कर सकते हैं, इसमें हम दोबारा उसमें हम राइट कर ही नहीं सकते, हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, CDR, CDWR, CDRW या फिर फ्लैश ड्राइव। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, हमको ये बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, CDR। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यहाँ पे लिखा हूँ फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, इसके क्या होता है, इसकी सहायता से, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के सहायता से इसमें डाटा को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये देखिए, इसको जो CDR है ना, इसको WORM भी कहते हैं। मतलब WORM का मतलब क्या हुआ, राइट वंस, मतलब एक बार लिख सकते हैं, रीड मोर, और जितने बार चाहो उतने बार पढ़ो, इसलिए इसको हम WORM कहते हैं, राइट वंस रीड मोर। ठीक है, तो CDR को क्या कहा जाता है, WORM, वर्म कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार लिखा जाने के बाद डाटा को जैसे एक बार उसमें स्टोर कर देते हैं तो उसको हम बार बार पढ़ तो सकते हैं, लेकिन दोबारा हम उसमें लिख नहीं सकते। ठीक है, दोबारा उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर है इतना। जैसे मूवी का हो गया, गाना हो गया, मूवी हो गया, इन सब को स्टोर करने के लिए, डाटा को बैकअप करने के लिए क्या करते हैं, ये CDR के अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं। CD रोम के बारे में तो हम पीछे देख चुके, ये सब के सब क्या है, जैसे CD रोम पीछे हम देखे थे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये एक तरह का क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, मतलब द्वितीयक मेमोरी होता है ये। ठीक है, इसमें भी सूचना को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, मतलब एक बार लिख दिए तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको स्थायी मेमोरी के अंतर्गत भी रखते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 17। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। 18 नंबर पे है कि कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने के बाद या फिर करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर ऑन किए तो सबसे पहले कौन सा जो है मेमोरी जो है वो क्या होता है, क्रियाशील होता है, हमको वो बताना है। ठीक है, हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फिर बायोस, कौन सा इसका हमारा सही आंसर होगा, हमको वो बताना है। हार्ड डिस्क, रोम या फिर रैम, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोस। देखिए बायोस एक ऐसा मेमोरी होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ही हमारा बायोस जो होता है वही एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट होने के बाद हमारे पूरे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑन करता है। ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है, फिर रोम और रैम को। तो सबसे पहले ये हमारा बायोस जो है वो एक्टिवेट होता है या फिर क्रियाशील होता है। ठीक है, यह है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर स्थायी रोम में या फिर परमानेंट जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, उसमें चिप के साथ रखा जाता है। ठीक है, मतलब उस चिप में स्टोर रहता है कौन, बायोस। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। जैसे ही कोई यूज़र जो है कंप्यूटर को ऑन करता है, ठीक है, तब क्या होता है, बायोस एक्टिवेट होता है और बाद में रैम रोम सबको क्या करता है, वो एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे जो कुछ भी पासवर्ड वगैरह रहता है वो सब कहाँ स्टोर रहेगा, बायोस के अंदर ही स्टोर रहेगा, तभी तो वो एक्टिवेट कर पाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि जो डिलीट की है ना, जो डिलीट वाला की होता है, इस की का यूज़ करके जो बायोस है, ठीक है, जो बायोस है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है,
तो जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है उस समय डिलीट की का यूज़ करके हम बायोस जो होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका सेटअप का जो विकल्प है उसमें थोड़ा सा हम चेंज ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पे सबसे पहले हमारा बायोस मेमोरी ही एक्टिवेट होता है, बाकी धीरे धीरे सारे कंप्यूटर को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, रोम, CD रोम, DVD या फिर फ्लैश ड्राइव, इसका कौन सा आंसर जो है सही है हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इसका अगर सही आंसर अगर जानने की कोशिश करेंगे तो जो अगर प्राइमरी मेमोरी बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। मैं पूरा इसका क्लासिफिकेशन एक बार बताता हूँ आपको। कंप्यूटर की जो भी मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है, पहले तो हम उसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में? दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक प्राइमरी या फिर प्राथमिक बोल लीजिए। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी या फिर इसी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, या इसी को कई बार से मुख्य मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब एक ही चीज़ है। दूसरा जो होता है द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, और इसको कई बार से सहायक, ठीक है, सहायक मेमोरी कहा जाता है या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है ये कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है उसमें इनबिल्ट होता है। ठीक है, बाद में उसे बढ़ाया घटाया जा सकता है लेकिन ये CPU के अंदर होता है। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो बाहर से कंप्यूटर के अंदर लगाए जा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे चीज़ को जो हम लगाते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में आता है। ठीक है, तो देखिएगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर तो हमने देखा इसको हम क्या क्या मुख्य मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी या फिर कहते हैं। इसको भी हम फिर से दो तीन तरीके से हम बांट सकते हैं। इसमें एक होता है स्थाई, ठीक है, स्थाई मेमोरी जिसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, स्थाई मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, दूसरा होता है एक अस्थाई। ठीक है, इसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और तीसरा आप याद रखिएगा एक कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी। एक कैश मेमोरी जो है ना ये भी एक तरह का क्या है, वोलेटाइल ही है। ठीक है ना, याद रखिएगा कैश मेमोरी भी एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? देखिए, वोलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट गोल होता है या पावर ऑफ होता है तो ये इसमें जो स्टोर डाटा होते हैं अपने आप क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको अस्थायी या फिर वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। परंतु जो नॉन वोलेटाइल या फिर स्थायी वाला मेमोरी है इसमें स्टोर डाटा लाइट ऑफ होने के बाद या बिजली चले जाने के बाद, पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें स्टोर ही रहता है, इसलिए हम इसको स्थायी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे जो रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी हो गया। ठीक है, पी रोम, EP रोम या फिर EEP रोम, ये सब जहाँ भी रोम वर्ड दिख जाए समझ जाना आप कि वो सब स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें स्टोर जो डाटा होगा वो पावर ऑफ होने के बाद डिलीट नहीं हो सकता। बाकी कैश मेमोरी और जो वोलेटाइल मेमोरी होगा इनमें पावर ऑफ होते ही इसमें जो डाटा स्टोर रहते हैं वो क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी का अगर एग्जाम्पल देखना है तो याद रखिएगा रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम दो तरह का होता है, एक होता है डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, याद रहेगा। कैश मेमोरी कैसा है, एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसके बाद अगर द्वितीयक वाले में चले जाएंगे या फिर इसको हम बोल दिए सहायक या ऑक्सिलरी में चले जाएंगे तो इसको भी हम दो तरीके से हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हम एक बांटेंगे, एक होता है क्रमानुसार मेमोरी या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। ठीक है, क्रमानुसार या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहला जाता है। ठीक है, इसमें एक याद रखिएगा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो कैसा होता है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरा इसमें अगर बांटोगे तो एक होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये कैसा, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये हो गया डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको भी ये दो तीन तरीके से बांट सकते हो, जैसे चुंबकीय डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं द्वितीयक के अंदर। जैसे कि चुंबकीय डिस्क के अंदर अगर जाओगे तो फ्लॉपी डिस्क, ये सब इसी के अंदर आ जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सब कैसे हैं, डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आते हैं।
फिर रोम वाला, जैसे कि और एग्जांपल देखिएगा इसी का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, CD रोम, ठीक है, CDR हो गया, CDRW हो गया, ये सब के सब क्या होता है, और भी है जैसे DVD, BRD, HVD, ये सब किस में अंदर आते हैं, द्वितीयक के अंदर, क्योंकि ये बाहर से हम इसको लगाते हैं, सेकेंडरी चीज़ है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये सब चीज़ को रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंदर देखोगे तो फ्लैश मेमोरी, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह हो गया, ठीक है, मेमोरी कार्ड जो चिप वगैरह होता है, ये सब किस में आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब के सब सेकेंडरी होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बाहर से सब चीज़ लगाए जाते हैं। प्राइमरी जो कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ट बने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है। 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्टोरेज डिवाइस को उनकी गति के बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में इसको व्यवस्थित, सॉरी क्या बोला है, उनकी गति के बढ़ते क्रम में यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ पहले। सबसे पहले एक हो गया हमारा मैग्नेटिक टेप, ध्यान से इस सीक्वेंस को भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। इसके बाद लिखता हूँ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, 3 हो गया। मैग्नेटिक डिस्क के बाद लिखता हूँ रोम या फिर रैम, रोम या रैम। फिर लिखता हूँ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है, और लास्ट में लिखता हूँ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 स्टोरेज डिवाइस दिया है। इसमें अगर आपसे पूछ दे कि उनकी जो गति है, स्पीड है, उसके बढ़ते क्रम में लिखिएगा, तो देखिए अगर ये सीक्वेंस को आप फॉलो करते चले जाएंगे, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, इससे ज़्यादा स्पीड जो होता है, मैं भी स्पीड की लिख रहा हूँ, ठीक है ना, स्पीड, इधर से इधर चले जाइए तो आपको बढ़ता हुआ स्पीड मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक टेप की सबसे कम, फिर ऑप्टिकल डिस्क आएगा, फिर मैग्नेटिक डिस्क का आएगा, फिर रैम रोम का स्पीड आएगा, फिर कैश मेमोरी का स्पीड आएगा, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है रजिस्टर का होता है, ठीक है, ये स्पीड हो गया। लेकिन इसी को जब आप उल्टा कर देंगे ना, तो इनका जो भंडारण क्षमता होता है इसके जस्ट उल्टा आ जाएगा। जैसे रजिस्टर की भंडारण क्षमता कम होती है, फिर कैश मेमोरी, फिर रोम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये जो सीक्वेंस अपोजिट कर देंगे आपको, तो उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑप्टिकल डिस्क। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, टेप और डिस्क अलग अलग है, ठीक है ना, मैग्नेटिक डिस्क, तो ये हो गया ऐसे। इसके बाद रैम रोम ये हो गया, इसके बाद रजिस्टर ये हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार इस वाले जो वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण MCQ का अध्ययन किया, इससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उसको भी हमने देखा, उस टॉपिक को भी कोशिश किया कि हम उसको कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो भी, मतलब ये आपके लिए था 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट नंबर 1, मॉक टेस्ट नंबर 2 भी लेकर आऊँगा, क्योंकि ये पूरा नहीं है, ठीक है। आपसे एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको उस लायक पढ़ना भी होगा। यहाँ मुश्किल से हमने 2-3 टॉपिक ही कंप्लीट किया है। एक इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा हमने देखा प्रिंटर, प्रिंटर के बाद हमने कुछ स्टोरेज या फिर मेमोरी के बारे में देखा, इतना ही चीज़ देखा। अभी बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हाँ, और अगर इस वीडियो का मतलब इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हैं CGPSC ABCD, इसके बाद ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।